जियोपॉलिटिक्स भी अजीब चीज है। जिसे कभी देखा नहीं उसे बहस की वजह बना सकती है, और जो सबके सामने है उसे आंखों से ओझल भी कर सकती है। सेमीकंडक्टर, माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर चिप्स, ये सुनकर हमारे दिमाग में टीएसएमसी, फॉक्सकॉन या एनवीडिया जैसे नाम आते हैं। ताइवान, चीन, सैंक्शन, ये सब आता है। लेकिन एक नाम हम जनरली मिस कर जाते हैं, जो इस यूनिवर्स का एक और बड़ा प्लेयर है, इंटेल। कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली को टेक्नोलॉजी का मक्का कहा गया, तो वो सिर्फ गूगल और एप्पल के दम पर नहीं था। इनके आने से 3 दशक पहले से इंटेल अपना खूंटा वहां गाड़कर बैठी हुई है। सॉफ्टवेयर की बादशाहत के दौर में हार्डवेयर और फर्मवेयर से नाम बनाने वाली ये कंपनी यूएस के लिए कभी उतनी ही अहम थी जितनी बोइंग या अब गूगल है। इंटेल का नेटवर्थ 83 लाख करोड़ रुपए है। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में है, लेकिन ये अभी वॉशिंगटन बनाम बीजिंग की लड़ाई में फंसती नजर आ रही है। 18 मार्च 2025 को इस कंपनी ने चीनी मूल के अमेरिकी नागरिक लिप बो तांग को अपना सीईओ बनाया। कंपनी के इतिहास में पहली बार किसी चीनी मूल के व्यक्ति को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिर्फ मूल चाइनीज है, वो सिटीजन यूएस के ही हैं। अब जब ये हो रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद की शपथ लिए लगभग 2 महीने हुए थे। चीनी मूल का आदमी सीईओ बनाए तो ट्रंप के कान तो खड़े होने लाजमी थे। वैसे भी अमेरिका में जब चीनी मूल का कोई व्यक्ति इतने बड़े पद पर जाता है तो लोग बातें बनाते हैं। कई बार सिक्योरिटी एजेंसी सतर्क हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ट्रंप या रिपब्लिकन लोगों की बीमारी है। टिकटॉक का एग्जाम्पल हमारे सामने है। 2023 और 24 में डेमोक्रेट बाइडेन प्रशासन उनके पीछे पड़ा रहा। अमेरिकी कांग्रेस में उनके सीईओ की पेशी हुई। कहा गया कि अपने कारोबार की डिटेल दीजिए, हमें शक है कि कहीं आप अमेरिकियों की जानकारी चीनी सरकार को तो नहीं भेज रहे। खैर, टिकटॉक तो एक चीनी कंपनी थी ही, उसके सीईओ भी चीनी मूल के ही हैं। अब उन पर जांच बैठ सकती है, तो एक अमेरिकी कंपनी का सीईओ अगर चीनी आदमी बन जाए या चीनी मूल का व्यक्ति बन जाए तो सोचिए कितना बवाल हो सकता है। ऊपर से ये ट्रम्प का निज़ाम है, माने कोई निज़ाम है ही नहीं, मेरे मन को भाया मैं डॉगी काट के खाया वाला इनका हिसाब चलता है। फिर ट्रंप ने चीन के साथ एक ट्रेड वॉर भी छिड़ी हुई है। वो बात और है कि बार बार 90 दिनों की मोहलत के पीछे वो छिप रहे हैं, क्योंकि चीन से सीधे टकराने में किसका नुकसान है वो ट्रंप को भी मालूम है। इसलिए वो इधर उधर हाथ चला रहे हैं कि कुछ न कुछ गतिविधि करते मुझे दिखना है। इसीलिए इंटेल पर जांच बिठाने की बात शुरू कर दी। आपको अपना पहला कंप्यूटर या लैपटॉप अगर याद हो तो बहुत संभावना है कि उसके किसी न किसी हिस्से पर ये लोगो लगा हो जो आप देख रहे हैं। सभी पुराने कंप्यूटर्स में लगभग यही चिप लगी आती थी, खासकर माइक्रोसॉफ्ट जिन पर काम करता था। अब मार्केट में कई और प्लेयर्स आ गए हैं जो इससे बेहतर और सस्ते दामों में चिप्स बना रहे हैं, लेकिन इंटेल अभी भी एक बड़ा प्लेयर तो है ही। इंटेल कई तरह की चिप्स बनाता है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू, ग्राफिक कार्ड्स, मदरबोर्ड वगैरह। ट्रंप से पहले के दौर में इंटेल को एनवीडिया जैसी कंपनी की तरह देखा जाता था, जो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में यूएस को आगे रखेगी। लेकिन ट्रंप फिर ट्रंप है, कुछ अजीबोगरीब अगर वो न करें तो दुनिया मानेगी कैसे कि ट्रंप का राज है। तो उन्होंने 7 अगस्त को अपने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रूथ सोशल पर लिख दिया, द सीईओ ऑफ इंटेल इज हाईली कॉन्फ्लिक्टेड, उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस समस्या का कोई और समाधान नहीं है। थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम। ये थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम उन्होंने शायद कहीं लिख के पहले से रखा हुआ है, उसके ऊपर का लिख के वो चेप देते हैं। ट्रंप ने अपने पोस्ट में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि वो ऐसा कह क्यों रहे हैं, कन्फ्लिक्टेड कैसे हैं। इसके पीछे की वजह नहीं बताई, बस कह दिया कि इस्तीफा दे दो। ट्रंप के इस पोस्ट के बाद इंटेल के शेयर लगभग 3% नीचे आए। फिर 11 अगस्त को ट्रंप ने सीईओ लिप बो तांग को मिलने बुलाया। मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग रही। तांग एक बढ़िया आदमी है, उनकी सफलता की कहानी बहुत बढ़िया है। उम्मीद है कि आगे इस सिलसिले में और मुलाकातें होंगी। ट्रंप भले ये बात कहकर निकल गए हों, पर इस प्रकरण ने इंटेल की इमेज को नुकसान तो पहुंचा दिया। वैसे भी इंटेल के दिन खराब चल रहे हैं। पिछले 1 साल में कंपनी नुकसान में गई है। उसका घाटा सिर्फ 1 साल में 26% से ज़्यादा बढ़ा है। वो कंपनी जो एक समय कंप्यूटर चिप के मामले में पूरी दुनिया में एक तरफा राज करती थी, उसका साम्राज्य अब चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो आज के शो में हम जानेंगे कि इंटेल की डाउनफॉल की कहानी क्या है, ट्रंप इंटेल के ही पीछे क्यों पड़े और इसका अमेरिका में क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। दुनिया का पहला कंप्यूटर कब बना था? हमने ये सब सवाल अपने स्कूल की सामान्य ज्ञान की किताब में पढ़ लिए। जवाब है चार्ल्स बैबेज। 1822 में उन्होंने दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाया था। फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहलाते हैं। फिर जर्मन वैज्ञानिक कॉनराड ज़्यूस ने 1936 में Z1 कंप्यूटर बनाया, Z1 भी लोग बोल देते हैं।
इसमें बड़े बड़े मैकेनिकल स्विच थे। फिर 1941 में उनका Z3 या Z3 आया, एडवांस वर्जन, जिसे आमतौर पर दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। इस समय तक कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता था, कमरे कमरे तक फैला होता था, बहुत बिजली खाता था। फिर आया 1958। इस साल जैक किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए, पहले वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह चलते थे। इसे जर्मेनियम धातु से बनाया गया और साल 2000 में इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। किल्बी की ये खोज क्रांतिकारी थी। इससे कंप्यूटर का साइज छोटा होना शुरू हुआ और इसके 10 साल बाद इंटेल की नींव रखी गई। 1968 में रॉबर्ट नॉइस और गॉर्डन मूर नाम के दो लोगों ने काम किया था। नॉइस और मूर फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर नाम की एक कंपनी में काम करते थे, लेकिन दोनों ने मिलकर अपने आइडिया पर काम किया और 1968 में एक पावरफुल चिप बनाई जिससे कंप्यूटर तेज चलने लगे। आर्थर रॉक नाम के एक उद्योगपति को इस कंपनी में संभावना दिखने लगी, तो उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया और उस जमाने में रॉक ने $2.5 मिलियन दिए थे इस कंपनी को। इंटेल ने फिर 3 बड़े काम किए जिसने कंप्यूटर जगत में क्रांतिकारी बदलाव किए। कौन से 3? नंबर 1, इंटेल ने 1970 में पहला बड़ा स्टोरेज डिवाइस बनाया जिसे DRAM कहा गया। इसको नाम दिया गया इंटेल 1103। इससे डेटा तेजी से ट्रांसफर करना आसान हुआ। दूसरी चीज, 1971 में इंटेल ने इंटेल 4004 लॉन्च किया। ये दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था, यानी पहली बार एक छोटा सा सिलिकॉन चिप कंप्यूटर में लग रहा था। इसके पहले कंप्यूटर्स में CPU कई बड़े बड़े सर्किट बोर्ड्स पर फैले होते थे, जिससे मशीन भारी होती थी, महंगी होती थी, बहुत बिजली भी लगती थी। माइक्रो प्रोसेसर ने कंप्यूटर को छोटा किया, तेज किया, सस्ता भी बनाया और यहीं से पर्सनल कंप्यूटर्स का रास्ता खुला। नंबर 3, 1978 में इंटेल ने 8086 प्रोसेसर लॉन्च किया। IBM ने जब दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया तो इसमें इंटेल का ही प्रोसेसर लगा था। और फिर आया 1990 का दौर। 1993 में इंटेल ने पेंटियम नाम का प्रोसेसर बनाया। ये बहुत पॉपुलर हुआ। P1, P2, P3, P4 इतना मशहूर हो गया कि लोग पेंटियम को ही कंप्यूटर समझने लगे। उन दिनों ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटर्स में इसी चिप का इस्तेमाल किया जाता था। अब दुनिया में इंटरनेट का प्रचलन भी तेज़ी से बढ़ा और मार्केट में कंप्यूटर की डिमांड्स भी तेज़ हुई। साल 2006 में इंटेल कोर सीरीज़ लॉन्च हुई जिसने मार्केट में तबाही मचा दी। i3, i7, i5 ये सीरीज़ आज तक चल रही है। अब भी इस प्रोसेसर के कंप्यूटर और लैपटॉप्स मार्केट में बड़ी संख्या में बिकते हैं। अच्छा, इंटेल कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ पर भी नजर डालिए। हमने शुरू में आपको बताया कि $2.5 मिलियन के निवेश के साथ ये कंपनी शुरू हुई। 1980 की शुरुआत तक $1 बिलियन की बनी। 1990 की शुरुआत में $8 बिलियन की बनी। साल 2000 आते आते $26 बिलियन की हो गई थी इसकी कीमत और फिर इंटेल कोर आने के बाद इसका मार्केट पूरी तरह बदल गया। सिर्फ 2015 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग $55 बिलियन था। लेकिन वक्त हमेशा तो एक जैसा नहीं रहता। लगातार सफलता पाने के बाद इंटेल का भी खराब वक्त आना शुरू हुआ। एक आम धारणा यह है कि 2020 के बाद से इंटेल का खराब वक्त शुरू हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। असल में इसकी शुरुआत 2015 में ही हो गई थी। इस साल हुआ ये कि इंटेल ने मोबाइल प्रोसेसर में एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन इसमें इंटेल को सफलता मिली नहीं। स्मार्टफोन आने के बाद कंप्यूटर की अहमियत और मांग दोनों घटी। एक तरफ स्मार्टफोन के चिप बनाने में असफलता और दूसरी तरफ कंप्यूटर का जमा जमाया मार्केट कम हो रहा था। धीरे धीरे मार्केट में प्रोसेसर बनाने वाली नई कंपनियां भी आईं। AMD और NVIDIA जैसी कंपनियों ने इंटेल का मार्केट खाना शुरू कर दिया। साल 2020 के अंत तक एप्पल कंपनी ने भी इंटेल के साथ अपने संबंध खट्टे कर लिए। उस बरस के बाद एप्पल ने मैक में इंटेल प्रोसेसर छोड़कर अपनी खुद की चिप्स लगानी शुरू की। अब डेटा सेंटर में AMD और NVIDIA का दबदबा बढ़ रहा था। AI बूम आया। फिर इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने NVIDIA के GPU पर ज़्यादा भरोसा दिखाया और इससे इंटेल और पिछड़ा। अकेले 2022 में इंटेल का रेवेन्यू 20% गिरा। 2023-24 में भी ये गिरावट दर्ज की गई। अब भी इंटेल के कोई अच्छे दिन आ नहीं गए हैं। NVIDIA जैसी कंपनियां पैसा कमाने के मामले में इंटेल से बहुत आगे निकल गई हैं। अगस्त 2025 में राजदूत का ये एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है। इसके मुताबिक NVIDIA का टोटल मार्केट कैप इस वक्त $4.47 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। ये तो इंटेल की उरूज व ज़वाल की कहानी हुई। अब ट्रंप से ताज़ा विवाद की बात करते हैं। हमने शुरुआत में आपको 7 अगस्त वाला ट्रंप का ट्रूथ सोशल पोस्ट दिखाया था जिसमें वो इंटेल के CEO लिब बोता को इस्तीफा देने को कह रहे थे। इसके पीछे क्या वजह है, 2 बिंदुओं में समझने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 1, अप्रैल 2025 में न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया कि ता ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनके तार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उनकी फौज से जुड़े हैं। रिपोर्ट कहती है कि मार्च 2012 से दिसंबर 2024 तक ता ने
कई ऐसी चाइनीज़ फर्म्स में पैसे लगाया है जो चीन की आर्म फोर्सेस यानी पीएलए के लिए टेक्नोलॉजी बनाती हैं। ये इन्वेस्टमेंट लगभग $200 मिलियन का बताया जाता है। सोचने वाली बात है, एक आदमी के पास $200 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए है। एनीवेज, अमेरिकी नागरिक चीन में इतना इन्वेस्ट कर सकता है, कानून में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर सीसीपी के साथ तार जोड़ने से दिक्कत खड़ी हो गई है। ट्रंप की धमकी के एक दिन पहले रिपब्लिकन सेनेटर टॉम कॉटन ने भी प्लेटफॉर्म एक्स पर यही मुद्दा उठाया था। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें सेम यही मुद्दे उठाए जो हमने अभी बताए। नंबर 2, ये इंटेल से नाराजगी की उतनी बड़ी वजह तो नहीं है, पर फिर भी आपको बता देते हैं। अमेरिका में एक राज्य है ओहायो, यहाँ इंटेल का एक प्लांट खुलने वाला है और इसके लिए अमेरिकी सरकार ने वहाँ पैसा भी लगाया है। अब आप पूछ सकते हैं कि सरकार ने क्यों पैसा लगाया इंटेल में। तो सीन यह है कि बाइडेन सरकार 2023 में चिप्स एंड साइंस एक्ट लेकर आई, जिसे चिप्स एक्ट भी कहा जाता है। इसके तहत लगभग $8.5 बिलियन की छूट हर साल इंटेल को मिलती है, एक कंपनी को। सरकार का तर्क यह है कि ताइवान से चिप मार्केट को जो टक्कर मिल रही है वो खत्म होनी चाहिए, तो हम अपनी कंपनीज को हेल्प करेंगे। अब सरकार इंटेल पर पैसा लगाएगी तो इससे लोगों को नौकरियां भी मिलनी चाहिए, क्योंकि 4-4 साल में वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं। ओहायो वाले प्लांट के साथ यही दिक्कत है कि वो खुल नहीं पा रहा है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ये देरी इंटेल की तरफ से हो रही है, इसलिए वहाँ का लोकल प्रशासन इंटेल से नाराज भी चल रहा है। और ये प्रशासन मुख्य रूप से ट्रंप की पार्टी वाला रिपब्लिकन ही है, क्योंकि ओहायो तारीखी रूप से एक रिपब्लिकन स्टेट है। 2024 के चुनाव में ये स्टेट ट्रंप ने जीता और यहाँ के गवर्नर भी रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। इंटेल का प्लांट खुलने से यहाँ के लोगों को नौकरी मिलनी थी, जो मिल नहीं पा रही है, और इससे वहाँ लोग नाराज हैं, प्रशासन भी। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका के चिप्स पूरी दुनिया के लोग खरीदें, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा देश उनके देश में चिप बेचे। इसलिए उन्होंने विदेशी चिप्स पर 100% टैरिफ लगाने का प्लान भी बनाया हुआ है। ऊपर से उनकी चीन के साथ टसल चल रही है। अब इंटेल के सीईओ भी चाइनीज निकल गए, तो ट्रंप को एक और बहाना मिल ही गया। तो यहाँ हमने उन कुछ बिंदुओं को संकलित करने का प्रयास किया जिससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप लिब्बों के पीछे पड़े क्यों हैं। पूरी बात क्या है और अध्ययन से सामने आ सकती है। हम इस काम में लगे हुए हैं। अगर कोई नई बात हमें पता चलती है तो वो भी राजदूत के दर्शकों को बताई जाएगी। इसी नोट पे साजिद का लिखा और अयान का रिकॉर्ड किया ये राजदूत कंक्लूड किया जाता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।